नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभोर और आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न लॉ विद विभोर। तो हम लोग लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स 2 की एक सीरीज लेकर के चल रहे हैं जहां हम लोग अभी फिलहाल इंडेमनिटी एंड गारंटी के बारे पर बात कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं इसेंशियल्स फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए क्या-क्या इसेंशियल्स इंपॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने पिछली वीडियो पर देखा था कि इंडेमनिटी और गारंटी पर डिफरेंस क्या है। उससे पहले हमने देखा था कि सेक्शन 126 के अंदर गारंटी को किस तरीके से डिफाइन करा गया है और क्या-क्या कहा गया है। तो हमने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पर 3 पार्टी का होना इम्पोर्टेंट है। पार्टी 1, पार्टी 2, पार्टी 3। पार्टी 1 होती है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर, क्योंकि ये वो आदमी होता है जो किसी से लोन ले रहा होता है जिसके बिहाफ पर श्योरिटी अपनी गारंटी देता है। दिस इज प्रिंसिपल डेटर। सेकंड नंबर में पार्टी आती है क्रेडिटर। क्रेडिटर वो आदमी होता है जिसके साथ प्रिंसिपल डेटर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, जिससे प्रिंसिपल डेटर लोन ले रहा होता है, जिसके जिसको श्योरिटी पे करेगा इन केस प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट्स। और थर्ड आता है श्योरिटी। श्योरिटी वो आदमी है जो प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर गारंटी दे रहा है कि अगर प्रिंसिपल डेटर अपनी लाइबिलिटी से डिफॉल्ट करेगा तो श्योरिटी आकर के क्रेडिटर को पे करेगा। तो ये 3 यहाँ पर को इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं और यह पहला इसेंशियल दैट देयर मस्ट बी 3 पार्टीज इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। दीज पार्टीज आर प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। ठीक है। अब इसमें जो प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, दिस इज प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट आता है सेकेंडरी। अगर प्रिंसिपल डेटर अपनी लायबिलिटी को पूरा पूरा खत्म कर देता है तो श्योरिटी का कोई नीड निकल करके नहीं आती है। श्योरिटी कम्स इनटू पिक्चर कब? जब प्रिंसिपल डेटर डिफॉल्ट कर देता है। ठीक है। तो हमने यहाँ बात करी कि यहाँ 3 पार्टी का होना इंपॉर्टेंट है। दिस इज फर्स्ट इसेंशियल फॉर अ लॉ ऑफ फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। द सेकंड इसेंशियल वुड बी कि इन तीनों के बीच पर अग्रीमेंट का होना इंपॉर्टेंट है। देयर मस्ट बी अग्रीमेंट बिटवीन there must be agreement between all three। अग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? अग्रीमेंट इस तरीके का होना चाहिए कि तीनों के साथ वो अग्रीमेंट किया गया हो। जैसे प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर का अग्रीमेंट होना चाहिए एक दूसरे के साथ कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। प्रिंसिपल डेटर का होना चाहिए श्योरिटी के साथ कि अगर मैं डिफॉल्ट करूंगा मेरा आपका अग्रीमेंट ये है। और श्योरिटी का होना चाहिए क्रेडिटर के साथ कि अगर प्रिंसिपल डेटर नहीं देगा तो मैं उसके बदले पे करूंगा। तो यह 3 अग्रीमेंट का होना इंपॉर्टेंट है। तीनों पार्टी के बीच पर जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसका अग्रीमेंट होना इंपॉर्टेंट है। अगर उसका अग्रीमेंट नहीं होगा देन इट वुड ऑल लीड टू अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये है हमारा सेकंड इसेंशियल जो कहता है कि देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट विद ऑल 3 पार्टीज अवेलेबल। ठीक है। उसके अलावा हम बात करेंगे, हमने एक केस देखा था प्रिमकू सॉ मिल वाला पिछली वीडियोस पर, अगर आपको याद होगा। तो हमने वहाँ बात करी थी कंसिडरेशन की। अगर आपको याद होगा हमने कंसिडरेशन को समझा था कि कंसिडरेशन क्या होती है इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो हमने देखा था जो कंसिडरेशन होती है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में, तो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वहाँ तो कोई ना कोई कंसिडरेशन होगी। बट व्हेन इट कम्स टू श्योरिटी तो हमने देखा था कि श्योरिटी के लिए कंसिडरेशन होना इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल डेटर का अग्रीमेंट हो जा रहा है। लाइक एनीथिंग डन फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर इज इनफ श्योरिटी, इनफ कंसिडरेशन फॉर द श्योरिटी। हमने इस चीज़ को समझा था, राइट? तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कंसिडरेशन की तो हम देखेंगे कि जो श्योरिटी के साथ कंसिडरेशन है वो इतना है कि प्रिंसिपल डेटर के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। दिस इज आर थर्ड पॉइंट ऑफ डिस्कशन, दिस इज कंसिडरेशन। अगर कंसिडरेशन नहीं होगा फॉर श्योरिटी या फॉर प्रिंसिपल डेटर या फॉर क्रेडिटर देन इट विल नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल। आई एम सॉरी। देन कम्स लायबिलिटी। जब हम बात करते हैं लायबिलिटी की तो हमने देखा था कि पहली जो लायबिलिटी बनती है वो बनती है प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर की। ये एक दूसरे के साथ आपस में लायबल है। श्योरिटी का लायबिलिटी निकल करके आती है सेकेंडरी। तो जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है वहाँ प्राइमरी लायबिलिटी है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर की। हमने इस चीज़ को समझा था, इस चीज़ को देखा था, राइट? ये हमारा फोर्थ इसेंशियल फॉर अ वैलिड
कॉन्ट्रैक्ट है. देन व्हेन इट कम्स टू contract of guarantee, there must be a presupposition of an existing debt. इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए डेट का होना इंपॉर्टेंट है. अगर डेट नहीं होगा तो श्योरिटी गारंटी देगा किस चीज की, राइट? तो श्योरिटी गारंटी तब दे पाएगा जब वहां पर कोई ना कोई एग्जिस्टिंग डेट होगा. अब ये एग्जिस्टिंग डेट कहाँ है, इसका मतलब क्या है, होता क्या है, इसको हम समझते हैं. लेट अस से ए, बी और सी तीन लोग हैं. ए ने बी के साथ एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट करा. वाइड अग्रीमेंट पे जो डेट है वो वाइड डेट है फॉर एग्जांपल. तो जो श्योरिटी है उसकी लायबिलिटी निकल करके आएगी ही नहीं, फॉर द रीजन बीइंग कि ये जो अग्रीमेंट का डेट है डेट वाइड है. जब तक वहां पर कोई प्रॉपर डेट एग्जिस्टेंस में नहीं होगा तब तक श्योरिटी की लायबिलिटी नहीं निकल करके आएगी. सो फॉर द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी, one thing that is important is the existence of a debt. अगर डेट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा देन नथिंग हैपेंस. उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है दैट इज, देखो हमने बात करी थी दो टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की. हमने बात करी थी एक स्पेसिफिक, ये हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, राइट? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट. हमने बात करी थी जनरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इससे पहले, 1276 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो है जनरल जनरल कॉन्ट्रैक्ट. तो हम लोगों ने जनरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करी थी. जब हम लोगों ने जनरल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करी थी हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक फीचर्स क्या क्या होते हैं. सेक्शन 11, सेक्शन 12 अगर आपको याद होगा तो वहां पर को आप जनरल कॉन्ट्रैक्ट अगर याद करते चलो तो उसमें, और स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस इतना है कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में कुछ स्पेशल एलिमेंट निकल करके आते हैं. जैसे गारंटी पर 3 पार्टीज हैं और तीनों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होना इंपॉर्टेंट है. बट जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स हैं वो कहीं नहीं जा सकते, वो बेसिक फीचर्स हैं. तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी अपनी जो वैलिडिटी डिराइव करता है वो कर रहा है जनरल कॉन्ट्रैक्ट से. या 3 पार्टी के बीच में जनरल कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है तो वहां से अपनी वो पावर डिराइव कर रहा है. तो इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि जब भी हम बात करें किसी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की, भले वो इंडेमनिटी हो, गारंटी हो, बेलमेंट हो, प्लेज हो, एजेंसी हो, कोई भी हो, तो उसके अंदर हमेशा हमेशा के लिए मस्ट कंटेन ऑल दी essentials for a valid contract. Must contain all the essentials for a valid contract. ये होना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक ये नहीं होगा तब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. अब लेट अस से कि ए और बी प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर है, सी श्योरिटी है. अब ए सी की सिर्फ बंदूक रखकर बोल रहा है कि मेरा गारंटर बन, मेरा श्योरिटी बन. सी अग्री कर जाता है तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? क्योंकि यहाँ तो अगर हम जनरल कॉन्ट्रैक्ट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई नहीं करेंगे और सिर्फ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को देखकर चलेंगे, हम देखेंगे कि ए और बी की लायबिलिटी प्राइमरी है, सी की लायबिलिटी तब अराइज होगी जब ए डिफॉल्ट करेगा. बट ए यहाँ सी के सिर पे बंदूक रखकर बोल रहा है कि मेरा गारंटर बन. तो दिस वुड नॉट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द बेसिक एसेंशियल्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वर नॉट फॉलोड. अगर सी माइनर है फॉर एग्जाम्पल तब क्या होगा, या बी माइनर है तब क्या होगा? जब तक एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स को हम फॉलो नहीं करेंगे till then we can say that the contract of guarantee has not taken place, क्योंकि valid contract करने के लिए everything is very very much required. The essentials of valid contract must be fulfilled. उसके अलावा सबसे important features है no concealment of material fact. no concealment of fact. अब देखो ए और बी प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर आपस पर तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनको पता है हम कॉन्ट्रैक्ट कर क्या रहे हैं. जो सी है वो ऐसा गारंटर एक्ट कर रहा है. अब जरूरी नहीं है कि ए सी को सब कुछ बताए कि मैं कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट की टर्म कंडीशन ये है, ऐसा है वैसा है, नॉट रिक्वायर्ड. बट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सी की जानने के लिए इंपॉर्टेंट है कि बी का डिफॉल्ट कब होगा, सी को कितना पे करना पड़ेगा, सी की लाइबिलिटी कब तक अराइज होगी, ए के पास कितना टाइम है पे करने के लिए, ए किस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या कॉन्ट्रैक्ट लीगल है. जो चीज़ें इंपॉर्टेंट सी के जानने के लिए हैं उन चीज़ों को बताना इंपॉर्टेंट है. तो जितने मटेरियल फैक्ट्स की हम बात करेंगे जो सी को इन्फ्लुएंस करते हैं, मटेरियल फैक्ट्स उनका होना इंपॉर्टेंट है. अब जैसे सपोज करो कि ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और इसमें जो ए है वो माइनर है या बी माइनर है फॉर एग्जाम्पल, या
ए अपनी लाइफ में पहले डिफॉल्ट कर चुका है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जनरली, सपोज लेट अस से ए जो है वो दिल्ली का रेजिडेंट है, और दिल्ली की जो कस्टमरी प्रैक्टिस है वो ये है कि दिल्ली के लोग जनरली गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट करते ही नहीं है, वहाँ सिर्फ बेसिक कॉन्ट्रैक्ट होता है और काम चल जाता है। बट ए यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कर रहा है और सी से बोला है मेरा गारंटर बन जा, तो सी पूछेगा भाई क्यों, जब यहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी प्रॉपर्ली होता ही नहीं है तो तू क्यों चाह रहा है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी करूँ। तो ए बोलता है कि मैंने पहले लाइफ में 5 बार डिफ़ॉल्ट कर चुका हूँ, 5 बार मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर पाया हूँ, तब मुझे गारंटर देना पड़ रहा है। तो सी को ये बात डिस्क्लोज़ करने से सी ने कहा नहीं भाई मैं नहीं बनूँगा। अगर ए छुपा दे इस बात को कि उसने 5 बार डिफ़ॉल्ट करा है, तो और सी गारंटर बन जाए, तो सी के साथ धोखा हो रहा है, क्योंकि सी को नहीं पता है ए 5 बार डिफ़ॉल्ट कर चुका है। अगर ए एक हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर है, तो सी को पता होना चाहिए, तभी सी इस कॉन्ट्रैक्ट को करेगा। सी का डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकता है। अगर सपोज ए माइनर है, बी को पता नहीं ए माइनर है, सी को पता है ए माइनर है, अब एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कोई सपोज जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ए और बी के बीच में कोई इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सी को पता ही नहीं कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो रहा है, तो अगर सी को पता होता कॉन्ट्रैक्ट इलीगल हो रहा है वो कभी गारंटी नहीं देता, पर सी ने गारंटी इसलिए दी क्योंकि वो ए का दोस्त है और उसको पता है कि ए से ही काम कर रहा होगा। तो अगर ऐसा कोई फैक्ट को कंसील कर दिया गया, ऐसा कोई फैक्ट छुपा दिया गया, then that will lead to a voidance of contract and this contract would be completely void. उस केस पे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द लास्ट एसेंशियल, इट इज नो मिसरिप्रेजेंटेशन। आप कोई भी चीज को मिसरिप्रेजेंट नहीं करोगे, मिसरिप्रेजेंटेशन करना नॉट अलाउड। मिसरिप्रेजेंटेशन ने पढ़ा था क्या होता है, राइट? किसी को कोई चीज छुपा देना, उस चीज को डिस्क्लोज नहीं करना, या उस चीज को गलत चीज बता देना। एक घोड़ा है, उसके पाँव टूटे हैं, मैं कहता हूँ घोड़ा बहुत तेज भागता है, बहुत प्यारा घोड़ा, बहुत अच्छा घोड़ा है, और उसको बेच देता हूँ। मैंने यहाँ क्या करा, मिसरिप्रेजेंट करा है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पर कोई मिसरिप्रेजेंटेशन होता है इन टर्म्स टू श्योरिटी, बेसिक चीज ये है, देखो प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर जो है वो तो बेसिक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना। अगर ए प्रिंसिपल डेटर है और बी क्रेडिटर है, तो इनके बीच में तो एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल्स, वैलिड इसेंशियल्स हैं, वो फॉलो होंगे ही होंगे, इनको पता हो कर क्या रहे हैं, क्योंकि ये लोग दो पार्टीज हैं, इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं, आपस में डील कर रहे हैं। तो सी है वो ए के बिहाफ पर ऐसे गारंटर आ रहा है, इसको सब कुछ नहीं पता। अगर इसके सामने फैक्ट्स को मिसरिप्रेजेंट करा जाए, इसको सब कुछ सही सही ना बताया जाए, देन दैट इज प्रॉब्लमेटिक। वो बहुत ट्रबलसम हो जाएगा सी के लिए, क्योंकि उसको पता नहीं क्या हो रहा है। अगर उसके सामने मिसरिप्रेजेंट करोगे तो वो उस मिसरिप्रेजेंटेशन की बहकाव में आकर के कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, और बाद में से पता चलेगा कि नहीं मुझे झूठ बोल दिया गया। ए ने बोला कि बी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बी बहुत फेमस है, मैं उससे कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ कि मेरा बिजनेस चल पड़ेगा, तुम्हें गारंटर बन जा, गारंटर की इंपॉर्टेंट है। जबकि सच ये है कि बी एक गुंडा है फॉर एग्जाम्पल, और ए ने लोन लिया था और उस लोन को चुकाने के लिए उस चीज से गारंटर बना रहा है, और बी को गारंटर चाहिए कि अगर ए कॉन्ट्रैक्ट से वो दिक्कत करेगा तो सी से पैसा भरपाई करेगा। और यहाँ इलीगल काम करने का कॉन्ट्रैक्ट करा गया है कि ये किसी की किडनैपिंग करेगा, ये किसी का मर्डर करेगा, ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है। ये बोलता है कि बी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, बी बड़ा बिजनेसमैन है, मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ। ए को किसी को पता ही नहीं का बिजनेस किया है, एक बिजनेस इलीगल बिजनेस है। तो अगर ऐसा कोई दिक्कत निकल करके आती है, देन अगेन दिस कॉन्ट्रैक्ट वुड बी वाइड। इसीलिए जो इंपॉर्टेंट चीज है कि वो ये है कि जितने भी इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जितने भी इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उन सबका होना is very 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 important. All the essentials of a valid contract must be fulfilled, otherwise the contract would be termed void, it would not be valid. उसके अलावा हमने जो बात करी मिसरिप्रेजेंटेशन टर्म्स टू श्योरिटी, वो नहीं होनी चाहिए। तो ये 8 essentials हैं ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए हो। कोई डाउट हो, क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। अगर कुछ टॉपिक कवर करना है अलग से तो मुझे बता सकते हो, आई हेल्प इन डेफिनेटली कवर द टॉपिक। अगली वीडियो पर हम अब आगे चलते हुए बात करेंगे, विल सी द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एंड द फिड्यूशियरी रोल्स ऑफ ऑल दीज पार्टीज, एंड देन विल अंडरस्टैंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को इन डेप्थ जाते हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। हम जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और साथ में मैं सोच रहा हूँ कि हम शुरू कर दें व्हाट डू यू कॉल इट, वी कैन स्टार्ट विथ हिंदू लॉ एज वेल, फैमिली लॉ हिंदी हम शुरू कर देंगे साथ साथ पर। तो आई होप अगर आपको इस वीडियोस पे इंटरेस्ट है, आपकी वीडियो हेल्प कर रही हो, तो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड यू कैन सेंड मी क्वेश्चंस एंड यू कैन जॉइन माय व्हाट्सएप चैनल एज वेल। आई लीव द लिंक फॉर दैट ऑन माय
डिस्क्रिप्शन, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर कोई डाउट हो, क्वेश्चन वगैरह कुछ पूछना हो आपको, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकती हो। ये मेरा इंस्टाग्राम यूज़र हैंडल है, द विभोर तिवारी, TEWARI। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल। आई यू कैन कनेक्ट विथ मी हियर एंड वी कैन आंसर ऑल योर प्रॉब्लम्स इन योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ।